आज जो टॉपिक है हमारा 5th ए, पार्ट ए है, 5th ए, जिसमें हमने जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, हमारा जो सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपको हम बता दें कि इसमें कंसेप्ट ऑफ जेंडर, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ये टॉपिक हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बीएड सिलेबस में इसलिए लेना पड़ा क्योंकि पहले मैं इसकी थोड़ी सी भूमिका बता देती हूँ कि संपूर्ण भारत में एक जो संसार में भारतवर्ष में केवल एक ऐसा भूभाग है जहाँ आदि काल से नारी की पूजा की जाती है, नारी की आराधना की जाती है, संपूर्ण जाति आस्था और शक्ति के प्रतीक के रूप में सर्वदा वंदनीय मानी जाती है। हमारे आदि ग्रंथों में कहा गया है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, यदा कदा नारी प्रताड़ित होती है तो वहां विनाश और हाहाकार पैदा हो जाता है। आज हमारी केंद्रीय सरकार ने भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का शीर्षक शुरू किया है, क्योंकि वैदिक काल में नारियों को पूरा सम्मान दिया जाता था, नारी जाति को एक पूजनीय माना जाता था, उनसे सलाह ली जाती थी, उनके नाम से हमारे बच्चों के नाम जुड़े हुए होते थे। लेकिन जो मध्यकाल है, मध्यकाल में कुछ ऐसी सरकारें आई जिसमें नारी जाति को प्रताड़ित किया गया, नारी जाति को केवल संभोग की दृष्टि से देखा गया, केवल उपयोग की दृष्टि से देखा गया, और जो नारी जाति, जो मातृय शक्ति मनुष्य का निर्माण करता है, वही पुरुष उसके रकत का प्यासा बन बैठा है। इसीलिए इस नारी जाति को ऊपर उठाने के लिए, उस नारी जाति को सम्मान प्रदान करने के लिए ये टॉपिक हमें बिल्कुल ज्वलंत पीरियड करने के लिए आया है कि जेंडर, यानी कि जेंडर का मीनिंग क्या है, लिंग, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग, पुरुष और महिला, फीमेल एंड मैन, उनके अंदर क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या उनके रोल है, क्या उनकी एटीट्यूड है, क्या उनका बिहेवियर है, और उनके समानता और असमानता में क्या अंतर है, पितृात्मक और मातृात्मक शक्तियां क्या होती हैं, किसके हाथ में कितनी पावर है, क्योंकि ये जो स्त्री और पुरुष है, दो वाहन के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया उसका कमजोर हो जाता है तो गृहस्थ जीवन को चलाना सबसे मुश्किल हो जाता है। जैसे वाहन दो पहियों से अगर दोनों पहिए बराबर हो तो वो वाहन स्मूथली चलता है, वो बैलेंस और संतुलित होता है। इसी तरह से हमारे समाज में, हमारी शिक्षा में, हमारे संस्कृति में अगर स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार, समान सम्मान मिलता है तो वो एक परिवार, एक समाज, एक सांस्कृतिक, एक शिक्षा और पूरे भारतवर्ष को संतुलित और एक समानता का अधिकार प्रदान किया जाता है। क्योंकि अगर एक पक्ष कमजोर है तो वो राष्ट्र को कमजोर करता है। अगर राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का भी उतना योगदान है जितना पुरुषों का। आज महिलाएं अगर उनको समानता की दृष्टि से देखा जाता है तो वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिलाएं केवल उपयोग की वस्तु नहीं है, महिलाएं केवल असंभोग की वस्तु नहीं है, इन्हें उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए जितना एक पुरुषों को प्रदान किया जाता है। ये ठीक है कि शारीरिक रूप से, श्रम के हिसाब से महिलाएं जन्म से कुछ अलग से उनकी शारीरिक संरचना अलग होती है, शारीरिक रूप से वो इतनी बलशाली नहीं होती जितने पुरुष होते हैं, फिर भी उनके शिक्षा के क्षेत्र में,
उनकी संस्कृति के क्षेत्र में, उनके धार्मिक क्षेत्र में, उनके राष्ट्र के निर्माण के क्षेत्र में, उनके विज्ञान के क्षेत्र में वो कहीं भी कम नहीं है। आज महिला पायलट भी बन चुकी है, आज महिला पर्वतारोहण में भी आगे बढ़ चुकी है, आज महिलाएं नासा में भी अपना योगदान दिखा चुकी हैं। तो महिलाएं ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। मैं ये तो आपको केवल भूमिका बता रही हूँ जिसके कारण ये टॉपिक आया कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है और क्या करना है। ये टॉपिक बीएड के सिलेबस में इसीलिए दिया गया कि मध्यकालीन युग में महिलाओं को बहुत ज्यादा उपयोग और संभोग की वस्तु माना जाता था। आज जो महिलाएं हैं वो सम्मान की दृष्टि से, राष्ट्र के निर्माण की दृष्टि से उतनी ही पावरफुल है, उतनी ही शक्तिशाली है जितना पुरुषों का योगदान है। अब मैं बताती हूँ कि मीनिंग ऑफ जेंडर। जेंडर का मीनिंग क्या है? जेंडर लिंग के आधार पर व्यक्ति का निर्धारण करना है, अर्थात लिंग भेद को जेंडर कहा जाता है। समाज के लिए स्त्री एवं पुरुष दो पहिए के समान है। एक के कमजोर होने पर वाहन रूपी समाज लड़खड़ाने लगता है। अतः जेंडर का लिंग विभेद इस रूप में समझा जा सकता है कि प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कितनी है। इससे एक निश्चित समय पर समाज में स्त्री और पुरुषों के मध्य समानता और असमानता का ज्ञान होता है। किसी भी देश की संरचना जेंडर तथा लिंगानुपात का विशेष महत्व होता है। लिंगानुपात को देखकर भी किसी देश की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का एक निश्चित सीमा तक अनुमान लगाया जाता है। स्त्री और पुरुष अनुपात की भिन्नता के कारण ही देश के विभिन्न भागों में एक अनुमान लगाया जाता है कि वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रथाएं देखने से हमें देश की जनसंख्या, जन्म दर, विवाह की आयु तथा लिंग भेद और उनके आधार पर भारत में सदैव ही जो पितृ सत्तात्मक परिवार का महत्व रहा है उसके अंतर्गत व्यक्ति की पहचान पिता के नाम से ही की जाती है। यदि वह बालिका है तो विवाह के पश्चात उसकी पहचान उसके पति के नाम से होती है और वह सृष्टि जो है स्त्री की सृष्टि को समाज में निम्न स्तर प्रदान करती है। ये परंपरागत व्यवस्था है। भारत में संतान के रूप में सदैव ही पुत्रों की अपेक्षा पुत्र का अधिक महत्व रहा है। हिंदुओं की यह मान्यता है कि पुत्र जन्म वंशावली को आगे बढ़ाता है, पितृवंश को पुष्ट करता है और पिंड दान करता है। इसके अतिरिक्त यह समझा जाता है कि वृद्धावस्था में पुत्र माता पिता की देखभाल करेगा और उसका संरक्षण देगा। ये तो हमारी जो सोच है वो बड़ी हम कह सकेंगे निम्न स्तर की है, क्योंकि महिलाएं जो है वो आज के युग में, आज के टाइम में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जेंडर का जो शाब्दिक अर्थ है, जो उसका मेन मीनिंग है, वो लिंग विभाजन से ही किया जाता है। जेंडर शब्द स्त्री पुरुष की विविध गतिविधियों से संबंधित होता है। व्यापक रूप से इसका अर्थ विविध तथ्यों से स्पष्ट होता है। समाज में लिंग भेद का समापन ना होना, समाज में लिंग भेद की स्थिति बने रहना और उनके तथ्यों को की प्रक्रिया जेंडर से ही प्रभावित होती है। जेंडर जो है वो स्त्री और पुरुष की सृजन में भूमिका को स्पष्ट करता है। बालक और बालिकाएं जो उनका सॉरी डिस्टर्ब। जेंडर के जो फिजिकल नॉर्म्स है कि बालक और बालिकाएं
जन्म से ही बालिका जो है वो शारीरिक रूप से उतनी उनके लिंगों की मैं कह सकती हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से उनका विकास या उनकी लंबाई या उनका वजन पुरुषों की से कम होता है। और बालिकाओं की जो कार्य करने में, जो श्रम करने में या शारीरिक शक्ति है, उतनी नहीं होती जितनी पुरुषों की होती है। ये तो हमारी बायोलॉजिकल है कि बायोलॉजिकल जो लिंग के आधार पर हमें फिजिकल प्रतिमान दिया जाता है या फिजिकल नॉर्म्स दिए जाते हैं। और सामाजिक समूहों में बालिका और बालिका के अंदर जो अनुभव हैं, उनके विविध क्षेत्रों में, समूहों में और समर्थनों में पृथक-पृथक रूप से जेंडर की परिभाषा जो है, वो बालक और बालिकाओं के अनुभवों एवं सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया की दृष्टि से संबंधित है। शिक्षित समाज में नारी और पुरुष के अधिकार एवं कर्तव्य उनके अलग-अलग निर्धारित किए जाते हैं। जैसे हमारे समाज के अंदर पुरुष जो है वो धन अर्जन, धन उत्पादन, धन कमाने के लिए समाज के अंदर जाता है और महिलाएं जो है वो घर में पति की भोजन प्रणाली को बनाने में, उनकी सुख संबंधी सेवा करने में वो अपना कार्य करती है। और परिवार में जो जेंडर की परिभाषा है वो है कि भाई का कर्तव्य अपनी बहन को रक्षा करना, प्यार करना और पति जो है वो अपने जो शक्ति और कर्तव्यों में विभाजन करना और माता का सर्वोच्च कार्य रसोई संभालना। समाज में भी जेंडर की परिभाषा यही है कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की अलग-अलग भूमिकाएं हैं। स्त्री जो है वो पति की आज्ञा का पालन करेगी, उसे उसके सुख का ध्यान रखना चाहिए। पुरुष बाहर जाकर कमाकर उसका स्त्री का भरण पोषण करेगा इस और अपने कर्तव्य का पालन करेगा। इसी तरह हमारे जेंडर जो है कल्चरल ग्रुप में भी, जो सांस्कृतिक रूप में भी आप ये देखिए कि महिलाओं को नृत्य की भूमिका में आगे किया जाता है। भले ही उसमें आज पुरुष भी पूरा योगदान दे रहे हैं, लेकिन इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी इनकी पृथक-पृथक गतिविधियां हैं। और शिक्षित समाज में, पहले शिक्षित समाज में क्या होता था कि स्त्रियों की शिक्षा को निर्वाचित किया जाता था कि पुरुष ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगी। वो गृहिणी बनकर, सुगढ़ गृहिणी बनकर अपने गृह रूपी कार्यों को उसमें शिक्षित प्राप्त करेंगी। यानी कि होम साइंस का ज्ञान और पुरुषों के लिए सामाजिक व्यवसायिक ज्ञान को दिया जाता था। लेकिन आज के समय में शिक्षा में भी स्त्री और पुरुषों में जेंडर के हिसाब से इनको संतुलित और सुविधाजनक व्यवस्था की जा रही है और स्त्री पुरुष अपने रुचि एवं योग्यता के अनुसार अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अशिक्षित समाज में आज भी स्त्री और पुरुषों में विभाजन किया जाता है। जहां एजुकेटेड नहीं है, जहां अशिक्षित लोग सोसाइटी है, वहां आज भी स्त्रियों को उपयोग की वस्तु और संभोग की वस्तु ही माना जाता है। जैसे कि अगर कोई महिलाओं की मृत्यु हो जाती है तो पुरुष को दूसरा विवाह करने की आजादी है। अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो वहां महिलाओं के लिए पूर्ण विवाह करने की व्यवस्था नहीं है। आपने देखा है कि जाति के आधार पर भी, जैसे कि राजपूतों में जब किसी पत्नी का पति की डेथ हो जाती थी या मृत्यु हो जाती थी तो उनको जोहर कर दिया जाता था, उन्हें पति के साथ ही जला दिया जाता था। लेकिन ये सती प्रथा भी आज के टाइम में खत्म कर दी गई है और हमारे अशिक्षित समाज को भी शिक्षित के आधार पर अब उन्हें स्त्रियों को वो पूर्ण सम्मान और पूर्ण आदर दिया जाता है और उन्हें भी विधवाओं को पूर्ण विवाह की शक्ति प्रदान की गई है, उन्हें भी पूर्ण विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई है।
जो स्वयं सेवी समाज है, जो हमारी वॉलंटरी या सोशल ग्रुप है, जो हमारा सोशल ग्रुप है, उन्होंने भी इन अपराधों को रोकने में, सती प्रथा को रोकने में, पूर्ण विवाह को रोकने में, पूर्ण विवाह को होने में बहुत सारे अपनी संस्थाएं खोल ली हैं, जिसको नारी का सशक्तिकरण किया गया। वुमन एम्पावरमेंट की बात ही इसीलिए आई थी क्योंकि महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न की जा रही थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको एक संभोग और उपयोग की व्यवस्था मानी जाती थी, जिसके कारण ये ज्यादातर मुगल साम्राज्य के बाद आया है। मुगल पीरियड में, वैदिक काल में तो आज भी स्त्रियों को पूरा सम्मान दिया जाता है। आपने देखा है कि जानकी नंदन, कुंती पुत्र, माँ के नाम से पुत्रों को वंश के आधार पर मातृ शक्ति के रूप से जाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये मध्यकाल आया, मध्यकाल में स्त्रियों को, क्योंकि थोड़ा सा शिक्षा का भी उनके ऊपर नहीं था, स्त्रियां पढ़ी हुई नहीं थी, समाज अनएजुकेटेड था, अवेयरनेस की कमी थी, जागरूकता की कमी थी, जिससे महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हुआ। हमें ये सब्जेक्ट भी इसीलिए इस पर इम्प्लीमेंट किया गया बीएड में कि आज की महिलाएं को उसको जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, और वो जो है जितनी भी समाज सेवक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी ये बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं इस महिलाओं को ऊपर उठाने में। दूसरा है कि धर्मगत समूह में भी जेंडर की जो परिभाषा है, वो भी नारियों को महान स्थिति प्रदान करने में पूरा योगदान है। पुरुष को जो सम्मान दिया जाता है, वही सम्मान धर्म गुरुओं ने भी महिलाओं के लिए किया गया है। अब है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज के टाइम में, आधुनिक समय में ये किया गया है कि छात्र छात्राओं में कोई विभाजन नहीं है। आज जो छात्र को योग्यता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पूरी स्वतंत्रता है, उतनी स्वतंत्रता महिलाओं को भी प्रदान की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जो अब लिंग के आधार पर जो भिन्नता थी, वो समाप्त की गई है। हमारे संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जहां तक व्यवसाय के क्षेत्र में, कि आप बिजनेस के क्षेत्र में, उसमें आप ये देखिए कि पुरुष जो है वो श्रम, क्योंकि उनका शारीरिक संरचना जो है, बायोलॉजिकल बाय बर्थ जो उनकी शारीरिक संरचना है, वो महिलाओं से ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए जो श्रम के कार्य हैं वो आप पुरुष ही कर सकते हैं। बट मैंने आज आधुनिक समय में इनको ये भी एक चैलेंज देते हुए, एक चुनौती देते हुए महिलाओं को देखा है कि आज वो पायलट भी बन गई हैं, नासा में भी जा चुकी हैं, पर्वतारोहण में भी उनका योगदान है। लेकिन फिर भी स्त्री और पुरुष को व्यवसाय के आधार पर भी हम भिन्नता देखते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी उनकी गतिविधियां में असमानता देखी गई है कि इन दोनों में धार्मिक परंपराओं का जो निर्णय है, वो पुरुष जो है वो स्त्रियों को प्रभावहीनता का अनुभव कराता है, जबकि धर्म के नाम पर स्त्रियां उतनी ही शक्तिशाली हैं। आपने देखा है कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी व्रत होते हैं, जितनी भी फास्टिंग की जाती है, वो महिलाएं अधिक करती हैं पुरुषों की बजाय। उसका कारण ये है कि उनकी विल पावर पुरुषों से ज्यादा स्ट्रोंग है, पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली है। और जितनी भी फास्टिंग है या जितने भी व्रत हैं, वो इस महिलाएं ही करती हैं मोस्टली। मैंने ये देखा है पुरुष भी करते हैं पर उतने अधिक। तो धर्म के नाम पर भी जो ज्ञान पुरुषों को है, उतना ही महिलाओं को है। सामाजिक क्षेत्र में भी, समाज के अंदर भी स्त्री और पुरुषों को असमानता का प्रदर्शित किया, उनके विभेद किए जाते हैं। लेकिन स्त्री पुरुषों को अगर समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके दृष्टिकोण से दोनों को, प्रतिपक्ष को भी उतना ही संतुष्ट और उतना ही
बैलेंस होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे विविध समयों में जितने भी हमारे टाइम टू टाइम हमारा पीरियड है उसमें जेंडर की परिभाषा कैसी है। जैसे वैदिक काल में, अब हमारे जो वैदिक काल में वैल्यू थे वो वहां तो ये कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की का सम्मान होता है, जहां नारी की पूजा की जाती है, वहां देवता निवास करते हैं। और जहां नारियों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं या नारियों पर कोई प्रताड़ित किया जाता है, वहां विनाश हो जाता है और हाहाकार मच जाता है। आपने हमारे वैदिक समय में जितने भी ग्रंथ हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण उठाकर देख लीजिए। सीता का हरण रावण ने किया तो उसका वंश का सर्वनाश हो चुका। ऐसे ही आप महाभारत उठाकर देख लीजिए, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस उनका पूरा का पूरा वंश का नाश हो चुका। तो हमारे वैदिक समय में स्त्रियों को पूरे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और उतना ही आदर दिया जाता था जितना पुरुषों को। तो वहां का समाज मुझे आज के समाज से भी ज्यादा उन्नत और सुसंस्कृत माना जाता था। लेकिन बौद्ध काल का समय ऐसा आया कि जहां स्त्रियों को पूजा तो नहीं गया, लेकिन हाँ वहां बौद्ध धर्म में अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया, दया का पाठ पढ़ाया गया, सत्य का पाठ पढ़ाया गया। तो इसलिए स्त्रियों पर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई गई। लेकिन जो मध्यकाल आया, मध्यकाल में जेंडर की परिभाषा क्या हुई, तो उसमें स्त्री और पुरुषों में बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया। स्त्री और पुरुष के मध्य अधिकारों का विभाजन कर दिया गया। उन्हें स्त्रियों को केवल भोग वासना और वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया और उनके प्रति अन्याय किया गया। मुस्लिम काल में तो पर्दा प्रथा, यानी कि स्त्रियों को घर के अंदर रहने दिया जाता था, उनको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं थी। स्त्रियों और पुरुषों को जो दृष्टि है वो बहुत स्त्रियों की दयनीय दशा और उनके साथ दुर्व्यवहार की दशा को दिखाया जाता था। उसके बाद आया ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में जेंडर की परिभाषा में कुछ सुधार आया, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया गया। स्त्रियों को उनकी दशा को सुधारने में जितने स्वयं सेवी संघ है वो आगे आए, जैसे दयानंद समाज सुधारक, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के प्रति बहुत सारे कार्य किए। स्वामी विवेकानंद और इस तरह से बड़े बड़े समाज सुधारक आए। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, विधवा का पूर्ण विवाह करने का समर्थन किया, बाल विवाह को रोका। तो ब्रिटिश काल में जेंडर की जो परिभाषा है वो स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार और कर्तव्यों को दिया गया। स्वतंत्रता के बाद जेंडर की जो परिभाषा है, स्वतंत्रता के बाद में स्त्रियों की दशा को सुधारा गया, परिवर्तन देखा गया। वर्तमान समय में जो आधुनिक समय है, जो आज का समय है, इसमें स्त्री और पुरुष की जो अधिकार और कर्तव्य है उनको आपने शिक्षा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, नौकरी और पेशा के अधिकार पर और समाज में सांस्कृतिक रूप से, परिवार में, दोनों में स्त्रियों और पुरुषों को, बालक और बालिकाओं में कोई भेद नहीं किया जाता है और उन्हें समान अधिकार दिए जाते हैं। हमारी केंद्रीय सरकार ने भी इसीलिए आज ये एक स्लोगन बनाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कि महिलाएं शिक्षित होंगी तो समाज में दोनों पहिए मजबूत होंगे, तो एक राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्र का उचित निर्माण करने के लिए दोनों पहियों का समान रूप से शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है।
इसीलिए चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आज महिलाएं सबसे आगे आ रही हैं क्योंकि वो शिक्षित हो रही हैं, उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना आ रहा है, वो पुरुषों के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो आज आधुनिक समय में महिलाओं को पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पूर्ण विवाह, ये सारी प्रथाएं जो पुराने समय में उनके साथ वर्जित थी, वो आज उनको दी जा रही है। तो उन अधिकारों को देखते हुए आज जेंडर की परिभाषा में अंतर आ चुका है। महिलाएं और पुरुष एक समान है। ये पहिए, एक वाहन के दो पहिए हैं, दोनों शक्तिशाली हैं। इसलिए समाज, राष्ट्र और व्यवसाय और इसके लिए परिवार में भी एक संतुलन, एक बैलेंस बना दिया गया है। तो हमें संतुलित और बैलेंस बनाने के लिए दोनों पहियों को शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। आज के लिए मेरा इतना ही टॉपिक है।